दक्षिण का उदय और पीपुल्स वार का जन्म। 1972 में चारू मजूमदार की जेल में मौत और ऑपरेशन स्टीपल चेज के बाद ऐसा माना जाने लगा था कि नक्सलवाद का अध्याय भारत में सदा के लिए समाप्त हो गया है। बंगाल के मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने बेटों को खोने का मातम मनाया और शहरों में फिर से शांति लौट आई, लेकिन सत्ता के गलियारों में जो सुकून था वह भ्रम मात्र था। चारू मजूमदार के खत्म करने के सिद्धांत ने भले ही बंगाल में हार का स्वाद चखा हो, लेकिन उनके विचारों के बीज हवा के साथ उड़कर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश की लाल मिट्टी में जा गिरे थे। नक्सल आंदोलन की तथाकथा में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, खासकर करीमनगर, वारंगल और खम्मम पहले से ही विद्रोहों की जननी रहा था। यहाँ के दौरे यानी बड़े जमींदार उत्तर भारत के जमींदारों से कहीं अधिक प्रभावशाली और क्रूर थे। उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी और अपनी निजी सेनाएं। यहाँ का गरीब किसान और दलित वेट्टी यानी बंधुआ मजदूरी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इसी जमीन पर एक नया नाम उभर रहा था, कोंडापल्ली सीतारमैया यानी केएस का। कोंडापल्ली सीतारमैया कोई साधारण विद्रोही नहीं थे। वे एक शिक्षक थे, शांत, गंभीर और रणनीतिकार। उन्होंने बंगाल की गलतियों से सीखा था। वे समझ गए थे कि केवल सिर काटने से क्रांति नहीं आएगी, इसके लिए जनता का समर्थन और एक अनुशासित सेना चाहिए। आपातकाल यानी 1975 से 77 के दिनों में जब पूरी दुनिया की नज़रें दिल्ली की राजनीति पर थीं, कोंडापल्ली चुपचाप तेलंगाना के गांवों में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि किसान केवल जमीन ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता था। 1980 के आते आते उन्होंने एक संगठन की नींव रखी जिसका नाम था पीपुल्स वॉर ग्रुप। यह नाम आने वाले दशकों में भारतीय सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। पीपुल्स वॉर ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूकें नहीं बल्कि उसके जन नाट्य मंडली यानी जेएनएम जैसे सांस्कृतिक संगठन थे। गदर जैसे लोक गायकों ने अपनी आवाज़ से आंध्र प्रदेश के कोने कोने में आग लगा दी। वे जब गाँव में गाते कि अम्मा तेरी गोद का बेटा आज जंगल चला गया है, तो सैकड़ों नौजवान अपनी पढ़ाई और घर छोड़कर कोंडापल्ली की सेना में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ते थे। बंगाल के छात्र जहां माओ की किताबों में उलझे थे, वहीं आंध्र के नक्सलियों ने इसे स्थानीय रंग दिया। उन्होंने दलम बनाए, छोटे छोटे सशस्त्र दस्ते जो रात में जमींदारों के घरों पर छापा मारते, उनके कर्ज के कागजात जलाते और जमीन गरीबों में बांट देते। यह रॉबिन हुड वाली छवि थी जिसने पीपुल्स वॉर ग्रुप को रातों रात आदिवासियों और पिछड़ों का मसीहा बना दिया। करीमनगर और वारंगल के जिलों में स्थिति यह थी कि शाम के 6 बजे के बाद खाकी वर्दी का दिखना बंद हो जाता था। पीपुल्स वॉर ग्रुप ने गोदावरी नदी के किनारे अपने मुक्त क्षेत्र यानी लिबरेटेड जोन्स घोषित कर दिए थे। यहाँ उनकी अपनी अदालतें लगती थी जिन्हें वे जन अदालत कहते थे। गाँवों का कोई भी विवाद पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि इन अदालतों में सुलझाया जाता था। जमींदारों को सरेआम सजा देना, उनके हाथ पैर काटना या उन्हें गांव से निकाल देना आम बात हो गई थी। पुलिस बेबस थी क्योंकि उसे गांवों से कोई खबर नहीं मिलती थी। लोग नक्सलियों को अन्नलू यानी बड़े भाई कहकर पुकारते थे। नक्सलियों ने शहरों में अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। निजामाबाद में छात्र संगठन तो बरसों से था ही, महिलाओं और संस्कृति कर्मियों के लिए खुले संगठन राज्य भर में काम करने लगे। इसी दौर में नक्सलियों ने अत्याधुनिक हथियार जुटाने शुरू कर दिए और पुलिस थानों पर हमले कर बारूद जमा किया। लेकिन जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की। उसके बाद हर सप्ताह पीपुल्स वॉर ग्रुप और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबरें आम हो गई। कभी पुलिस वाले मारे जाते, कभी नक्सली। मुठभेड़ चलती रही और दोनों तरफ के लोग मारे जाते रहे, लेकिन पीपुल्स वॉर ग्रुप के लोगों का हौसला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आंध्र प्रदेश की सरकार को समझ में आ गया था कि यह महज कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। सरकार ने नक्सलियों का सामना करने के लिए 1989 में एक विशेष कमांडो फोर्स बनाई, ग्रे हाउंड्स। यह फोर्स दुनिया की सबसे बेहतरीन जंगल युद्ध यानी जंगल वारफेयर टीमों में से एक मानी गई। ग्रे हाउंड्स ने नक्सलियों की ही भाषा में जवाब देना शुरू किया। वे भी जंगलों में रहते, उनकी तरह ही लंबी दूरी तय करते और टारगेटेड किलिंग्स करने लगे। अगले कुछ सालों में आंध्र प्रदेश की धरती पर एक ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जहां एनकाउंटर और एम्बुश रोज की खबरें बन गए। कोंडापल्ली सीतारमैया को भी बाद में उनके अपने ही संगठन से निकाल दिया गया और वे गुमनामी में चले गए। लेकिन उन्होंने जिस पीपुल्स वॉर की शुरुआत की थी उसने भारत के मध्य भाग दंडकारण्य की ओर कूच कर दिया था। नक्सल आंदोलन अब आंध्र की सीमाओं को लांघकर
अविभाजित मध्य प्रदेश के बस्तर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के घने जंगलों की ओर बढ़ रहा था। अब यह केवल किसानों की लड़ाई नहीं थी, अब यह लाल गलियारे यानी रेड कॉरिडोर के निर्माण का सपना था। बस्तर के अबूझमाड़ के जंगल जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया के लिए बंद थे, अब नए मेहमानों का स्वागत करने वाले थे। वे मेहमान जो हाथ में AK-47 और दिल में माओ का विचार लेकर आ रहे थे।